कि ये देश को पुलिस राज में, लोकतंत्र को पुलिस राज में तब्दील कर देने की एक बहुत साजिश दिखी। विरोध की आवाज़ को देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता के लिए खतरा बता करके उनको आप आराम से उसके ऊपर देशद्रोह कानून चलाएंगे। तो लोगों के अंदर न्याय के सवाल पर ये जो एक शिकायत है उसका इस्तेमाल करके ये कानून थोपने की कोशिश। सेडिशन एक्ट को चोर दरवाजे से फिर उसको एक तरह से देशद्रोह कानून बना करके और ज़्यादा बड़े दायरे में खतरनाक बना करके पेश किया गया। डिफेमेशन एक्ट को रख दिया गया। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कहने के लिए तो है कि मैं मॉब लिंचिंग के खिलाफ हम सज़ा देना चाहते हैं, लेकिन उसको हल्का। देश में पब्लिक ओपिनियन क्या कह रहा है? 3000 से ज़्यादा लोगों ने पिटीशन डाला है। देश के तमाम बड़े वकीलों ने, पूर्व न्यायाधीशों ने लिख के दिया है। क्या ये कोई मायने नहीं रखता आपके लिए? जिस समय इसको पारित किया गया उस समय विपक्ष के सारे सांसदों को, करीब 100 या 100 से भी ज़्यादा, थोक भाव से उनको निलंबित कर दिया गया था। चर्चा में भाग लेने का सवाल ही नहीं था। आपने चर्चा करने ही नहीं दी, आपने चर्चा किया ही नहीं। तो कुल मिलाकर के स्टेट को और ज़्यादा स्वीपिंग पावर स्टेट के हाथ में, और नागरिक जो है वो स्टेट के सामने और ज़्यादा अधिकारहीन एक तरीके से असहाय। नमस्कार, द फॉलो आप देख रहे हैं आप। केंद्र सरकार 3 नए आपराधिक कानून लेकर आई है। आप जानते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता लेकर आई है। केंद्र सरकार का ये तर्क है। गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। उन्होंने कहा कि ये सबसे अत्याधुनिक कानून है और स्वदेशी कानून है पूरी तरीके से, और इसमें महिलाओं और बच्चों के हितों का खास तौर पे ध्यान रखा गया है। और पहले जहाँ तक कानून पुलिस सेंट्रिक होते थे, पुलिस पर केंद्रित होते थे, अब नागरिकों की तरफ केंद्रित है। लेकिन जो विपक्ष है वो उनकी बातों से सहमत नहीं है। इसके कई प्रावधानों पर आपत्ति है। इस वक्त हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं। हम उनसे समझते हैं कि इन कानूनों को वो लोग कैसे देखते हैं, किन प्रावधानों पर विरोध है और उन विरोध का आधार क्या है। स्वागत है सर, बहुत बहुत फॉलो। सरकार इसे बता रही है स्वदेशी कानून पूरी तरह से। वो कह रहे हैं कि 77 साल पुराना औपनिवेशिक कानून हमने बदल दिया और हम एक ऐसी न्याय प्रणाली लेकर आ रहे हैं जिसमें त्वरित न्याय सुनिश्चित कर सकेंगे। विपक्ष के किन किन प्रावधानों पर कहाँ पर विरोध है? देखिए, ये दावा तो पहली बात गलत है। जो 3 कानून आपने बताया अभी, उसमें जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, ये तो अंग्रेज़ों के ज़माने का नहीं है। इसमें तो बाद में संशोधन हुआ था। ये बाद का कानून है। तो कुल मिला के ये जो 3 कानून को ये कह करके बदला जा रहा है कि अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून की जगह पर हम आज़ादी के ज़माने के कानून ला रहे हैं। पहली बात तो अगर कानून को देखेंगे तो कट पेस्ट किया गया है। 90% जो नए कानून में जो भी धारा है वो सब के सब वो पुराने क्रिमिनल कोड से या सीआरपीसी से लिए गए हैं। जो मेन इसमें लोगों की आपत्ति है, ये जो कहा गया कि पेनल कोड की जगह पे हम न्याय संहिता, मतलब फोकस जो है वो सज़ा दिलाने से ज़्यादा न्याय दिलाने पर है। तो न्याय के लिए लोग जब गुहार लगाते हैं तो पहला कदम है, आप जाते हैं थाने में एफआईआर कराने के लिए। अभी आपके लिए एफआईआर दर्ज कराना कितना कठिन हो जाएगा। एफआईआर के पहले एक तरीके से पुलिस के विवेक पर है, उसके प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन पर है, एफआईआर दर्ज होगा कि नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर आप पुलिस को देखें तो पुलिस के हाथ में एफआईआर दर्ज करने से लेकर के किसी को भी कस्टडी में रखना, ज़्यादा समय तक रखना, तो पुलिस के पास पावर बहुत ज़्यादा हो गया। तो कुल मिलाकर के ये पुलिस सेंट्रिकी है। ये नागरिकों के अधिकार को कम कर देता है, और पुलिस जो एक तरह से जो राज्य है उसी का अंग है। तो कुल मिलाकर के स्टेट को और ज़्यादा स्वीपिंग पावर स्टेट के हाथ में, और नागरिक जो है वो स्टेट के सामने और ज़्यादा अधिकारहीन एक तरीके से असहाय हो जाएंगे। दूसरे, इसमें जिन कानूनों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जिन कानूनों को बदलना ज़रूरी है, उसमें एक कानून था सेडिशन एक्ट, जिसका अनुवाद हिंदी में राजद्रोह होना चाहिए, लेकिन आम तौर पर उसको भी देशद्रोह कानून या राष्ट्रद्रोह कानून ही बताया जाता था। वो जो अनुवाद के हिसाब से गलत अनुवाद था, राजद्रोह था। तो कहने के लिए तो अमित शाह ने भी कहा कि अंग्रेज़ों के ज़माने का अब राज
के खिलाफ कोई बोलने पर कोई कानून अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन हमने इसके एवज में देशद्रोह कानून लाया। अब इसी पर है चालाकी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कहाँ अब आमतौर पर जो लोग सरकार के जब विरोध करते हैं, आज जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोले उसको भारत विरोधी कह दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोले उसको हिंदू विरोधी कह दिया जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है, कहाँ तक सरकार की आलोचना है और कहाँ से ये बात कोई देश के खिलाफ बात हो जाती है, तो हमें लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त एक खतरा है और किसी भी विरोध की आवाज़ को देश की एकता, संप्रभुता, अखंडता के लिए खतरा बता करके उनको आप आराम से उसके ऊपर देशद्रोह कानून चलाएंगे। और ये सब कानून आपका जैसे यूएपीए कानून है, जैसे पीएमएलए कानून है, तो इन कानून में आप देखेंगे कि ये एक तरीके से प्रोसेस ही पनिशमेंट है, सज़ा की ज़रूरत नहीं है। 5 साल आप जेल में सड़ेंगे, बात ख़त्म। 5 साल 10 साल कोई जेल में सड़ते रहेंगे, बेल नहीं मिलेगा, बेल मिलना बहुत कठिन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इस कानून में ऐसे कुछ बहुत खतरनाक प्रावधान हैं जिन प्रावधानों के चलते न्याय पाना बहुत कठिन हो जाएगा और आज़ादी नागरिकों की, जो मैं समझता हूँ कि एक लोकतंत्र में बहुत बुनियादी शर्त है, वो आज़ादी बिल्कुल खतरे में होगी। जैसे कि दीपांकर जी, आपने अभी कहा कि ये ज़्यादा और पुलिस सेंट्रिक ही है, तर्क उनका जो भी हो, लेकिन उसमें जो प्रावधान किए गए हैं, गृह मंत्री बार बार बता रहे हैं, बीजेपी के और केंद्र सरकार के मंत्री लोग भी कह रहे हैं कि इसमें हमने मतलब डिजिटल और ज़्यादा किया, पुलिस थानों को आधुनिक कर रहे हैं, उनको उसके अकॉर्डिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। कई राज्यों में प्रशिक्षण दिया भी गया। अब ये कह रहे हैं कि घर बैठे आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं और जो आरोपी हैं उनका डिजिटल डिस्प्ले हम करेंगे ताकि वो जो रिकॉर्ड्स खो जाने का मामला एक बनता है वो नहीं है। हम आधुनिक कर रहे हैं ज़्यादा, और विपक्ष जो है लगातार इस बारे में भ्रांति फैला रहा है, चर्चा में भाग नहीं लिया उन्होंने। नहीं, हमें लगता है कि पहली बात तो जिस समय इसको पारित किया गया उस समय विपक्ष के सारे सांसदों को करीब 100 या 100 से भी ज़्यादा थोक भाव से उनको निलंबित कर दिया गया था। चर्चा में भाग लेने का सवाल ही नहीं था, आपने चर्चा करने ही नहीं दी, आपने चर्चा किया ही नहीं। इसको जब स्टैंडिंग कमेटी में भी ये गया, वहाँ भी जो भी बात हुई उस बात पर भी कोई चर्चा खास नहीं हुई। तो कुल मिलाकर के आनन फानन में ये पारित कर दिया गया बिना संसद में चर्चा के। देश में आप देखेंगे इस समय जितने लीगल प्रोफेशन से जुड़े वकीलों की बात करें, पूर्व न्यायाधीशों की बात करें, देश के तमाम प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों की बात करें, तो हजारों की तादाद में लोगों ने इस समय पिटीशन भेज रखा है। चीफ जस्टिस के पास भी है, प्रेसिडेंट के पास है, हम लोगों ने भी लिख के दिया है कि आपको इतनी जल्दबाजी क्या है। अगर आपको सिर्फ डिजिटाइजेशन करना है, कुछ आधुनिकीकरण करना है, वो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं कि आप कुछ प्रक्रिया को बदल सकते हैं। इसके लिए पूरा का पूरा ढांचा बदलने और ये ढोंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने जो काम 70 साल में नहीं हुआ था हमने उस काम को पूरा किया। आपने क्या किया, इंडियन पेनल कोड के जगह पे उसका नाम भारतीय न्याय संहिता कर दिया। अब पूरे दक्षिण भारत में लोग परेशान हैं कि ये हिंदी नाम आपने क्यों थोप दिया है के ऊपर। वही तर्क उनका है कि भाषा के स्तर पर जहाँ पर आपत्ति है उनको कि हिंदी में पूरा कानून जो है हिंदी में है, तो इसको लेकर सिर्फ कर्नाटक ने अभी कहा कि भाषा के मसले पर हमें समस्या है। और जहाँ तक न्याय संहिता को रोके जाने की बात थी कि अभी लागू ना किया जाए, उसमें कहा गया कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ही ऐसे 2 राज्य थे जिन्होंने कहा कि इसे ऐसे आनन फानन में लागू ना किया जाए। बाकी जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं उन्होंने बहुत खुल के मतलब विरोध सार्वजनिक मंचों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो कह रहे हैं, लेकिन जिस मंच पे कहा जाना चाहिए राज्यों को वो कह नहीं रहे। पहली बात हम कहेंगे कि इसमें कितने राज्य सरकारों ने लिख के दिया, इससे भी बड़ी बात है कि पूरे देश में पब्लिक ओपिनियन क्या कह रहा है। 3000 से ज़्यादा लोगों ने पिटीशन डाला है, देश के तमाम बड़े वकीलों ने, पूर्व न्यायाधीशों ने लिख के दिया है। क्या ये कोई मायने नहीं रखता आपके लिए? तो हमें लगता है कि जैसे देखिए नोटबंदी के समय में लोगों को गुमराह किया गया, ये कह करके कि नोटबंदी जो है उससे काला धन खत्म हो जाएगा, और लोग उस समय समझ नहीं पाए। लोगों को लगा कि चलो भाई काला धन अगर इससे ख़त्म होता है तो हम थोड़ा संकट झेल लेते हैं। बाद में पता चला कि उससे काला धन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अभी इस बार के चुनाव में ही मोदी जी खुद कह रहे थे कि टेम्पो में भर भर करके अदानी अंबानी काला धन पहुंचा रहे हैं पार्टियों के पास। तो बिल्कुल इसमें भी एक
ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये आज़ादी के एक तरीके से आज़ाद हिंदुस्तान का कानून है, अंग्रेज़ों का कानून नहीं है, और इससे न्याय मिलना सुलभ हो जाएगा, जल्दी लोगों को न्याय मिलेगा। क्योंकि लोग निश्चित तौर पर देश में वर्षों बीत जाते हैं, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, ये बात सही है। तो लोगों के अंदर न्याय के सवाल पर ये जो एक शिकायत है उसका इस्तेमाल करके ये कानून थोपने की कोशिश हो रही है, जबकि पूरा इस पर अगर ठीक से देखा जाए तो इसमें न्याय पाना और कठिन हो जाएगा, न्याय का रास्ता और लंबा हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। और इसमें आज़ादी के समय का कानून आप बता रहे हैं जिसमें नागरिक आज़ादी, उस आज़ादी पर ही आप कुठाराघात कर रहे हैं। न्याय और आज़ादी जो हमारे संविधान के प्रियम्बल के दो बहुत ही फंडामेंटल बातें हैं, तो लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस, तो चलो इक्वालिटी तो एक अलग बात है, लेकिन लिबर्टी और जस्टिस ये दोनों इसमें पूरी तरह से खतरे में है। और इसीलिए सरकार जो भी कह रही है ये एक तरीके से इस मौके का इस्तेमाल करना चाहती है कि क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आई है। जैसे कृषि कानून जिन लोगों को समझ में आया वो लड़ना शुरू किए, नागरिकता संशोधन कानून को लेके जिन लोगों ने झेला, जिनको लगा कि भाई हमें दोयम दर्जे के नागरिक बनाया जा रहा है, लोगों ने प्रतिवाद करना शुरू किया। इसमें भी अभी तक देश में बहुत बड़े हिस्से में लोगों को पता ही नहीं है, और बिल्कुल जिस तरह की अराजकता नोटबंदी के बाद पूरे देश में फैली थी, अब कानून के मोर्चे पर वैसी अराजकता होगी। पुराने कानून भी चलेंगे, नए कानून भी चलेंगे, वकील परेशान हैं, आप देखेंगे कि जजेस परेशान हो जाएंगे कि किसका फैसला किस कानून के तहत करना है, किस धारा के तहत करना है। तो पूरे देश में आप देखेंगे कि भयानक अराजकता, कानून के मोर्चे पर, न्याय के मोर्चे पर अराजकता के सिवा और लोगों की आज़ादी और न्याय पर एक तरीके से हमले के सिवा इससे और कुछ नहीं। जी, विरोध के ही सवाल पर ये है, जैसे आपने ही खुद जिक्र किया कि नागरिकता संशोधन कानून का जिस तरीके से विरोध हुआ, 3 कृषि कानूनों का विरोध हुआ, विपक्ष भी संसद के भीतर बहुत मुखर था। तो 2 कारण हो सकते हैं, क्योंकि नागरिकों को समझ में आ गया, वो सड़क पर उतर आए, और विपक्ष को लगा कि हाँ, चूंकि ये विरोध सड़क पर हो रहा है, हम इसको संसद के भीतर उठाते हैं। ये सवाल इसलिए है क्योंकि सत्र चल रहा है संसद का, लेकिन अंदर मतलब इक्का दुक्की बातें आई हैं, लेकिन उस तरीके से जैसे कृषि कानूनों का संसद के भीतर विरोध हुआ था, जैसे सीए का विरोध हुआ था, वैसा अभी तक दिखा नहीं है। तो क्या 2 कारण हैं, या तो उन्हें पब्लिक में बहुत ज़्यादा नाराज़गी नहीं दिख रही है इन कानूनों को लेकर, और या फिर ये कि जो दल हैं वही ठीक से समझ नहीं पाए अभी कानूनों को और वो वेट कर रहे हैं। नहीं, इस पर चर्चा अभी हुई कहाँ है। जैसे हमारे कॉमरेड सुदामा जी को कल बोलने का मौका मिला था, करीब रात 11 बजे के बाद, तो 4 मिनट का ही समय था, उन्होंने उसमें भी ये मुद्दा उठाया और मजबूती के साथ उठाया कि ये देश को पुलिस राज में, लोकतंत्र को पुलिस राज में तब्दील कर देने की एक बहुत साजिश दिखती है इसमें, और ये लोकतंत्र में इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और इसलिए डिमांड तो सिर्फ इतनी है कि इस पर फिर पार्लियामेंट्री रिव्यू हो, एक संपूर्णता में रिव्यू हो, और उसके बाद तब तक इसको स्थगित कर दिया जाए। इतनी जल्दबाजी की कोई बात नहीं थी, और ये सरकार ज़बरदस्ती इसको थोपना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जैसे समय बीतेगा इस पर विरोध होगा। अब इस समय बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी नीट पर ही चर्चा नहीं हो पाई, नीट पर ही जो इस समय पूरे छात्र परेशान हैं। अभी आप देखेंगे इस समय जिस तरीके से चारों तरफ चीज़ें कोलैप्स कर रही है, कहीं पुल टूट रहा है, कहीं छत गिर रही है, कुछ भी, तो इतने सारे मुद्दे हैं, तो उसमें ये भी मुद्दा है। तो हमें नहीं लगता है कि इस पर कहीं विपक्ष, क्योंकि बात तो पहले भी हुई थी, विपक्ष ने विरोध पहले भी किया था, इस पर भी जम के विरोध होगा। एक सवाल है कि निर्भया केस के बाद ही देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को लेकर बहुत चर्चा हो रही थी, कड़े कानून बनाने की बात हुई, लेकिन ना तो घटनाओं में कमी आई है। ऐसे भी केसेस हर राज्य से आते हैं जहां पर पुलिस बहुत असंवेदनशील रही है। अब सरकार जो ये नया कानून लाई उसमें बार बार ये फोकस कर रही है कि महिलाओं के कल्याण के लिए, उनकी अच्छाई के लिए। इसके पीछे तर्क वो दे रहे हैं कि अब जो गैंगरेप पीड़िता होंगी उनके घर पर जाके जो महिला पुलिस अधिकारी होंगे, सक्षम प्राधिकार होगा, घर पर जाकर बयान लेगा, उसकी वीडियोग्राफी करेगी, और फैमिली मेंबर्स जो उसके पीड़िता के हैं वो वहाँ पर होंगे। दूसरी बात यह है कि उसमें आजीवन कारावास तक की सज़ा का प्रावधान है। नाबालिग से गैंगरेप होता है या रेप की वारदात होती है तो मृत्युदंड तक का प्रावधान है। तो वो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी क्या विपक्ष देख रहा है कि अगर इस तरह की मजबूती या इस तरह के प्रावधान, क्योंकि अक्सर कोर्ट में जो पूछताछ होती है, पुलिस थानों में जो पूछताछ होती है पीड़िता के साथ, उसको
लेकर बहुत सवाल उठे। ठीक है, मैंने इसमें ये तो वर्मा कमीशन ने कहा था कि पूरे जो रेप की परिभाषा है उस परिभाषा के दायरे को बढ़ाने की बात थी, शायद इसमें ये बात अब कानून में भी आई है। तो कुछ ऐसी बातें बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन हमारा कहना है कि एक जब आप पूरे टोटल कोई एक दो कानून में संशोधन की बात होती तो उस पर ठोस रूप से बात होती। ये पूरा का पूरा तंत्र को आप बदल देना चाहते हैं, पूरे सिस्टम को आप बदलने की बात कर रहे हैं बिना पूरे देश में किसी तरह के सहमति निर्माण किए, बिना देश में ठीक से चर्चा किए। और इसमें जैसे ये बात है, कुछ लोग कह रहे हैं कि मॉब लिंचिंग की भी इसमें चर्चा है, तो मॉब लिंचिंग भी तो मर्डर है। मॉब लिंचिंग में भी लोग मारे जाते हैं तो मर्डर है। और मर्डर की आप देखेंगे कि सज़ा अभी तक जो था उसमें दो ही सज़ा, या तो आप आजीवन कारावास की सज़ा है या फांसी की सज़ा है। मॉब लिंचिंग में आप देखेंगे कि उससे कम समय की सज़ा आ गई है। तो क्या मॉब लिंचिंग में अगर हत्या हो, ये आम हत्या से कोई कम अपराध है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे किए गए हैं और उसमें सच में लोगों को न्याय मिलेगा या क्या मिलेगा जब आप एफआईआर को ही कठिन बना देंगे, जब आप पुलिस के ऊपर इतने सारे अधिकार दे देंगे, तो ये तो कहना मुश्किल है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें अगर नियत में कहीं कोई खोट नहीं है, सरकार वाकई अगर यही चाहती है कि कानून का थोड़ा आधुनिकीकरण हो और लोगों को बड़े दायरे में और थोड़ा कम समय में जल्दी लोगों को न्याय मिल सके, तो इसके लिए तो बिल्कुल सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के चर्चा करके ये संभव था। वही गृह मंत्री कर रहे हैं कि आप भ्रांति फैलाने की बजाय या प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आरोप लगाने की बजाय आप आइए, बैठिए, चर्चा कीजिए, जिन प्रावधानों पर आपत्ति शंका है हम उस पर चर्चा करने और उसका समाधान करने और ज़रूरत पड़ी तो सुधार करने के लिए भी तैयार। नहीं, ये तो हमें ये लगता है कि जैसे ये कोई तरीका नहीं हुआ ना। आप इस चुनाव से पहले आप देखेंगे कि सबसे पहले ट्रक ड्राइवरों को पता चल गया कि उनके लिए खतरनाक क्या प्रावधान है, और जैसे ही ट्रक हड़ताल हुई उन्होंने तो तत्काल कह दिया कि भाई नहीं हम इसको अभी तत्काल नहीं लागू करेंगे, आप इसको बाहर रखेंगे। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ कि एक एक करके लोग बताते चले और तब आप एक एक करके कि कुछ सवालों पर करें। जब आपका खुद का ये इनिशिएटिव है, आप चाहते हैं कि भाई देश में इसको बदला जाए, तो आपका ही आपके ऊपर ये ओनस है, ये जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की है कि आप इस पर व्यापक सहमति का निर्माण करें, व्यापक इस पर चर्चा हो पूरे देश में, और तब जा कर के तमाम चर्चा के बाद जिस पर देश एक व्यापक सहमति निर्माण कर सके उसको आप लागू करें। ये जो इस तरीके से नोटबंदी की ये एक तरह से कानूनबंदी आप कह लीजिए, अगर वो नोटबंदी थी तो ये जो तरीका है कि अचानक जा कर के थोप देना है किसी चीज़ को, मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत अलोकतांत्रिक है। और ये तो सबको मालूम है कि संसद में इस पर कोई चर्चा ही नहीं हुई, सारे विपक्षी सांसदों को बाहर करके जब चर्चा के सवाल पे गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमने लोकसभा में 36 सदस्यों की मौजूदगी में चर्चा की, 36 सदस्यों ने भाग लिया, राज्यसभा में 40 सदस्य थे, उन्होंने चर्चा में भाग लिया, हमने चर्चा करने को कहा तो विपक्ष वॉकआउट करके बाहर चला गया। ऐसा करके नहीं बाहर गए, उनको निलंबित कर दिया गया, विपक्ष वॉकआउट करके बाहर नहीं गए। और ये 543 का संसद है, आपको 200 से ऊपर राज्यसभा है, वहाँ 36 और 40 की बात क्यों करना है? उसमें आप ऐसे तमाम बड़े मसले पर जिस पे कहीं कोई आपके ऊपर ऐसा नहीं था कि अगर तुरंत कल ही अगर इसको ना किया जाए तो देश में कोई बहुत बड़ा कोई हादसा होने वाला है, ये उस तरीके का मामला तो था नहीं। ये एक ऐसी बात है कि ठीक है, अगर देश को लगता है कि नहीं इसको बदल देना चाहिए, नाम बदलना चाहिए, कुछ धारा बदलना चाहिए, कुछ नए धाराओं का समायोजन होना चाहिए। जैसे देश में बहुत बड़ा जिस कानून का दुरुपयोग होता है वो है डिफेमेशन एक्ट। अब ये डिफेमेशन एक्ट को फिर रखा गया। डिफेमेशन एक्ट जो अभिव्यक्ति की आज़ादी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। तो जिन कानूनों को, सिडिशन एक्ट को चोर दरवाजे से फिर उसको एक तरह से देशद्रोह कानून बना करके और ज़्यादा बड़े दायरे में खतरनाक बना करके पेश किया गया। डिफेमेशन एक्ट को रख दिया गया। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कहने के लिए तो है कि भाई मॉब लिंचिंग के खिलाफ हम सज़ा देना चाहते हैं, लेकिन उसको हल्का बना दिया गया। तो इसलिए हमें लगता है कि इस पर जो सवाल उठे हैं, बहुत सारे सवाल उठे हैं, सरकार को तत्काल चाहिए, ये लोकतंत्र का तकाजा है, राष्ट्रपति को भी चाहिए कि इसको स्थगित किया जाए, पहले चर्चा हो और चर्चा के बाद एक सहमति का निर्माण हो, पार्लियामेंट में ढंग से ठीक से इसका रिव्यू हो,
तभी जाकर के ये लागू होना चाहिए। दो चार ऐसे चीज़ें प्रावधान ढूंढ के निकाले गए हैं जिसमें घोर आपत्ति है, जैसे कि एक तो व्यभिचार का जो मामला था अवैध संबंधों को लेकर, उसमें पति को मतलब जिस पुरुष के साथ संबंध है उसको आरोपी बनाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जहां पर उसे असंवैधानिक बताया था, संसदीय समिति ने भी दिया था, उसे नहीं इसमें रखा गया। इसके बाद ये था कि इसके बाद कई ऐसे प्रावधान हैं 90 दिन के रिमांड पे रखने को लेकर है। इसके बाद एक है कि आरोपी की गैर मौजूदगी में भी मुकदमा चलाया जा सकता है। तो इन तमाम मामलों को कैसे देखें? अगर आप जेंडर की बात अगर करें तो उसमें ये सिर्फ महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बात नहीं है, पुरुषों के खिलाफ भी है, ट्रांसजेंडर के ऊपर भी है। तो इस कानून में जिस आधुनिकता की बात की जा रही है बहुत खंडित आधुनिकता है। दरअसल उसमें ये कह करके कि चलो हम फांसी दे देंगे या ये सज़ा दे देंगे, सवाल जो महिला आंदोलन ने भी बार बार कहा कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते हैं, अपराध होते हैं, अन्याय होते हैं, तुरंत उसका संज्ञान लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सज़ा मिले। कितनी सज़ा मिल रही है? आप 2 लोगों को फांसी पे लटका देंगे और 2000 केस में कहीं किसी को कोई सज़ा नहीं मिलेगी। इससे तो बेहतर है कि कम से कम 200 लोगों को, 250 लोगों को सज़ा मिले। तो इस कन्विक्शन का रेट हमारे देश में बहुत कम है। तो कानून को भी एक तमाशा बनाने की कोशिश है कि सज़ा के नाम पर कि ऐसी कोई सज़ा, हमें तो बहुत इस देश में हैरानी होती है कि सुप्रीम कोर्ट किसी को फांसी दे देते हैं ये कहते हुए कि कानून में तो कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियंस को खुश करने के लिए हम फांसी का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, फांसी का लटका दे रहे हैं। तो कानून के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पूरे एविडेंस आधारित होना चाहिए और ज़्यादातर केसेस में कन्विक्शन होना चाहिए। कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा सज़ा दे करके अगर आप ये दिखाना चाहते हैं कि हम कानून के मोर्चे पर बहुत गंभीर हैं, तो ये कानून की परीक्षा ये नहीं है, कानून का पैमाना ये नहीं है। कई जो कानून के जानकार हैं वो राज्यों के विरोध के सवाल पर कहते हैं, क्योंकि लग रहा है कि उदासीन है, जितनी विरोध की आवाज़ आनी चाहिए। तो उनका कहना है कि सत्ता आखिर सत्ता है और पुलिसिंग जो है वो राज्य के नियंत्रण में है और उसमें कई सारे ऐसे प्रावधान हैं और अगर वो नागरिकों के खिलाफ हैं तो वो राज्यों को भी मदद करेंगे। तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि वो शांति दिख रही है? तो कोई शांति नहीं दिखेगी आपको। देखिए, ये नागरिक अधिकार हमारे देश में बहुत एक तरीके से उपेक्षित, बहुत कम जानकारी है और इसलिए सरकार कहेंगी ज़रूर, लेकिन हमें लगता है कि जो नागरिक अधिकार संगठनों की ओर से, वकीलों की ओर से जो विरोध आ रहा है, जो जानकार हैं उनकी ओर से जो विरोध आ रहा है, उस पर तो सबसे पहले गंभीरता से बात होनी चाहिए। और बाकी जो शांति, कोई बात नहीं, अभी तो 1 जुलाई से लागू हुआ है। पहले ही दिन आप देखेंगे कि किस तरीके के केसेस लादे जा रहे हैं। जो पहले केस के बारे में रिपोर्ट आई थी, बाद में अमित शाह ने कहा कि उसको खारिज कर दिया गया केस को। दिल्ली में हमारे बिहार के ही पटना के एक रेडी वाले थे, उनके ऊपर अब वो बिल्कुल उस वीडियो बना करके कोशिश की गई। तो अभी तो लोग रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि भी सबसे पहला केस हमारे यहाँ दर्ज हुआ। तो इसको तो एक T20 मैच की तरह बना दिया गया कि इसमें कितने रिकॉर्ड कायम किए जा सकते हैं। ये तो अपने आप में दिखा रहा है कि इसमें कहीं कोई गंभीरता नहीं है इस सवाल को लेकर के। आखिरी सवाल आपसे लूँगा कि जिस समय ये कानून पारित किए गए, जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, तब जो केंद्र में सरकार की स्थिति थी और जब 1 जुलाई को ये लागू हो रहा है तब सरकार की स्थिति में बहुत अंतर है। तब प्रचंड बहुमत था, अब गठबंधन की सरकार है। आप कितने आशान्वित हैं या सकारात्मक हैं कि सरकार को पुनर्विचार करना पड़ेगा और विपक्ष की आवाज़ भी धीरे धीरे तेज होगी? नहीं, बिल्कुल विपक्ष का तो इस बार जो संसद का सत्र शुरू हुआ है तो विपक्ष की आवाज़ तो सुनाई दे रही है। हालांकि इसमें भी जो भी भाषण हो रहे हैं, जो उसमें एक्सपंज कर दिया जा रहा है, सरकार तो ये दिखाना चाहती है कि जैसे चल रहा था वैसे ही सरकार चलेगी। लेकिन निश्चित तौर पर देश की जनता को चुनाव में जनादेश इसीलिए ऐसा आया क्योंकि जनता को चीज़ें बिल्कुल लग रही है कि बदलनी चाहिए और जिस तरह के सरकार का मनमानापन है, जिस तरह की तानाशाही थोपी जा रही है, इसको देश में इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। तो हमें लगता है कि इस कानून के बारे में भी जैसे ही जनता को थोड़ी और बात समझ में आ जाए तो जनता भी और ज़्यादा मुखर होगी और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी और संसद में भी मेरे ख्याल से निश्चित तौर पर इस पर अभी सत्र तो चलेगा, इसी सत्र में और भी आगे बात होगी, बजट सेशन में भी बात उठेगी और दबाव जरूर बनेगा सरकार के ऊपर। और ये कानून जैसे कृषि कानून को वापस लेना पड़ा, इस सवाल पर भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। शुक्रिया पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए समय।
तो ये हैं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दिवाकर भट्टाचार्य। 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं, लेकिन इस पर सवाल इसीलिए हैं क्योंकि 20 दिसंबर 2023 को जब ये संसद से पारित हुआ तब सदस्यों की जो संख्या है वो पर्याप्त नहीं थी। कहा यह जा रहा है, आरोप है कि इस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हुई। जब आप पूरे देश की एक कानून बदल रहे हैं, आपराधिक कानून को बदलने जा रहे हैं, तो उस पर पर्याप्त चर्चा होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। उसके कई प्रावधानों पर सवाल हैं, व्यभिचार के मामले में, रेप के मामलों में, जहाँ पर जो हैं पुरुषों के द्वारा पुरुषों के अपराध या ट्रांसजेंडर्स के साथ किया गया सेक्सुअली जो फोर्सफुली सेक्स है उसको रेप नहीं माना जा रहा है। इसके बाद 90 दिनों तक हिरासत में रखने की इजाज़त दे दी जा रही है पुलिस को, जो 15 दिनों का था। तो कई प्रावधानों पर गंभीर सवाल हैं जिस पर धीरे धीरे सवाल पूछे जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पर पुनर्विचार की मांग की जा रही है। देखना है संसद का सत्र चल रहा है, विपक्ष किस तरह से इस पर मुखर होता है और सरकार कितना तैयार होती है कि उस मसले पर पुनर्विचार करेगी। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in